वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 28 फॉर क्लास 10th। और ये जो वर्कशीट है आपकी ये 7 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हमारा जो चैप्टर है वही चल रहा है, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है मानव में वहन। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हम पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे मानव में वहन कैसे होता है। तो देखिए, अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, हम भोजन खाते हैं, फिर उसको जो है उसको पचाया जाता है। तो हर एक कोशिका को भोजन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब पॉइंट यही अराइज होता है कि फिर ये जो भोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक कैसे पहुंचाया जाता है। यह कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। तो मानव संवहन तंत्र के कौन से भाग होंगे? पहला भाग होगा हृदय, दूसरा है रुधिर वाहिकाएं जिसमें हम धमनी, शिरा और केशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है रुधिर व लसिका जो कि संवहन का माध्यम है। और हृदय जो है ये हमारा एक पंप की तरह कार्य करता है। सो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हृदय। हृदय क्या है बच्चों? हृदय जो है यह एक पेशीय अंग है और यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और मानव हृदय उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ कौन से होंगे? दाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय और बाया आलिंद। तो आप जो है ये चित्र देख पा रहे हो, आप चित्र को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें देखिए ये जो भाग है हमारा ये क्या है? दाया निलय है और ये है दाया आलिंद। इसी तरह ये बायां निलय है और ये क्या है? बायां आलिंद है। तो इस तरह हृदय के जो है वो कितने भाग हो गए? 4 भाग यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए, एक जो सामान्य वयस्क है उसका हृदय 1 मिनट में 72 टाइम जो है धड़कता है। ठीक है, अब मानव हृदय एक चक्र में कितने मिलीलीटर रुधिर पंप करता है? 70 मिलीलीटर जो है रुधिर वो पंप करता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाती है, कैसे हृदय जो रक्त है उसको वो ग्रहण करता है, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फुफ्फुस से, ठीक है, तो यानी फेफड़ों में क्या होता है? फेफड़ों में जो रुधिर है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। किसकी हेल्प से? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ये हम लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के साथ बंधुता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। सो फुफ्फुस से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर कहाँ जाता है? सबसे पहले वो जाता है बाएं आलिंद में। ठीक है, तो यानी सबसे पहले बाएं आलिंद में यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो यहाँ पर बाएं आलिंद के अंदर आएगा। बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? वो जाएगा बाएं निलय के अंदर। ठीक है, उसके बाद बाएं निलय से ये होता हुआ ये जाएगा महाधमनी से, फिर पूरे शरीर को ये दे दिया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आता है। इसके संकुचित होने पर यह कहाँ जाता है? बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। किसकी हेल्प से बच्चों? महाधमनी की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद देखिए शरीर के विभिन्न अंगों में क्या होता है? विऑक्सीजनित रुधिर। विऑक्सीजनित यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर है वो कहाँ आता है? वो दाएं आलिंद में आता है। इसके संकुचन होने पर कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा और फिर दाएं निलय से यहाँ रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करने हेतु फुफ्फुस में पंपित कर दिया जाता है। यानी क्या होगा? सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कहाँ आया? दाएं आलिंद में आया। उसके बाद संकुचित होने पर दाएं निलय में आया और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनियाँ आपको दिख रही हैं। तो ये जो है फुफ्फुस धमनियों के अंदर ये रक्त जो है पहुंचा दिया जाता है इसको ऑक्सीजन, ताकि इसको ऑक्सीजन मिल सके और ये ऑक्सीजनित हो सके। इसी तरह आप देख पा रहे हो डायग्राम में शरीर का ऊपरी भाग से महाशिरा और शरीर का निचले भाग से महाशिरा, यानी जो शरीर के ऊपरी भाग वाला का हिस्सा है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो इस ऊपर वाली महाशिरा से जो है एकत्रित किया जाता है दाएं आलिंद में, और निचली महाशिरा से निचले वाले जो भाग है हमारा वहाँ से रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो इकट्ठा करके कहाँ भेजा जाता है? दाएं आलिंद में भेजा जाता है। उसके बाद देखिए आलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो निलय है इनकी जो ये भित्तियाँ हैं ये मोटी मोटी हैं, जबकि जो आलिंद है उसकी नहीं है, निलय की भित्तियाँ मोटी हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निलय को जो है वो पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा दबाव लगता है जो ब्लड है, रक्त है, उसको पूरे शरीर तक भेजने में। ठीक है, इसीलिए इसकी भित्तियाँ मोटी मोटी हैं ताकि जो दबाव बनता है उसको ये सहन कर सकें। अब जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाहित करने को जो है रोकने को सुनिश्चित करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? ये वाल्व हैं। ठीक, ये वाल्व क्या करते हैं? जब ये जो निलय हैं ये संकुचित होकर पूरे शरीर में ब्लड को भेजेंगे तो ये जो है इसको ये वाल्व बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो रक्त है वो वापस आलिंद में नहीं जा पाता। तो ये यहाँ पर वाल्व जो है उनका कार्य होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? तो देखो, रुधिर जो है परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। हमने देखा 2 बार आएगा, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आएगा, एक बार ऑक्सीजन वाला रक्त आएगा। यानी एक बार तो वो रक्त आएगा जो पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो यूज कर चुकी हैं ऑक्सीजन को, और फिर उन्होंने जो है किसको, रक्त को जो है कार्बन डाइऑक्साइड दी है, तो वो कहाँ आएगा? वो जो है हमारा दाएं अलिंद और दाएं अलिंद में एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद वही रक्त जो है वो कहाँ जा रहा है? वही रक्त जो है हमारा वो फुफ्फुस धमनियों में जो है फेफड़ों में जा रहा है। फिर वो साफ़ होकर आएगा। साफ़ होने के बाद फुफ्फुस सिराओं से फिर से अंदर आएगा, और यानी वही रक्त एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आया और वही रक्त साफ़ होकर दोबारा ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन को लेकर आया। तो इस तरह से एक जो रक्त है वो 2 बार जो हृदय है उसके अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर न मिले। ठीक है, यानी जो पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। तो बच्चों यहाँ पर बीच में जो है विभाजिका होती है, ये विभाजिका है। तो ये विभाजिका का कार्य क्या है? ताकि जो ऑक्सीजन वाला रक्त है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है ये आपस में ना मिले। अगर मिलता है तो हमारी जो जितनी हमें ऊर्जा चाहिए उसकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसके कारण फिर जो है हमारी बॉडी, हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिकाओं में धमनी और शिरा। तो धमनी क्या होती है? धमनी जो है ये वितरण वाहिका है, यानी ये जो है क्या है कि ब्लड को, ये रक्त को जो हृदय है हमारा उससे लेकर पूरे शरीर में फैलाती हैं धमनियाँ। ठीक है, और शिरा क्या है? ये संग्रहण वाहिका है। संग्रहण वाहिका मतलब क्या है कि ये पूरे शरीर से रक्त को जो है इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक अपवाद भी है, आप ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा कि शिराएं जो हैं वो संग्रहण वाहिका हैं। अब संग्रह करेंगे किसका? विऑक्सीजनित रुधिर का, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो फुफ्फुस शिराएं हैं, ठीक है, जो फुफ्फुस शिराएं हैं उनके अंदर ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, और ये अपवाद है। शिराओं में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, लेकिन फुफ्फुस शिराओं में ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। इसी तरह जो धमनियां हैं उनके अंदर ऑक्सीजनित रुधिर होता है जो कि शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाती है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुस धमनी को छोड़ के। ठीक है, फुफ्फुस धमनियां हैं जिनके अंदर कैसा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। नेक्स्ट है धमनी की भित्ति जो है बच्चों वो मोटी और लचीली होती है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली क्यों होती है? क्योंकि इसको जो है हृदय से रुधिर उच्च दाब से जो है आगे भेजना होता है। इसमें जो हृदय होता है उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ये इसकी जो दीवारें हैं, जो भित्ति है वो ज़्यादा मोटी होती है शिरा की तुलना में। शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। अब देखिए धमनी जो है, धमनियों में वाल्व नहीं होते क्योंकि दबाव ज़्यादा है, और इसीलिए जो ब्लड है, रक्त है, वो वापस आने के चांस नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें वाल्व नहीं लगे होते। लेकिन जो शिराएं हैं उनमें एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दबाव जो शिराओं में रक्त बह रहा है उन पे दबाव कम होता है, जिसके कारण उसमें वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, यानी इनको हम ये एकदम जो है विजिबल नहीं होती हैं। जो शिराएं हैं वो सतही होती हैं, हम आसानी से जो है हम अपनी शिराओं को अपनी जो शरीर है उसके ऊपर देख सकती हैं। नेक्स्ट आता है रुधिर। अब देखिए रुधिर जो है वो क्या है? वो एक माध्यम है जो हमें ऑक्सीजन है या खाना है हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए रुधिर क्या है? रुधिर एक माध्यम है।
तो माध्यम रुधिर के अव्यय क्या होंगे? तो बच्चों रुधिर के जो है यहाँ पर उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक है ठोस अव्यय और दूसरा है द्रव्य अव्यय। ठीक है, तो देखिए ठोस अव्यय में रुधिर कणिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। रुधिर कणिकाएं जो है वो 3 प्रकार की हैं यहाँ पर, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो देखिए लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? रुधिर का थक्का बनाने में, यानी अगर हमें चोट लग जाती है और कुछ टाइम बाद आपने देखा है कि हमारा जो रक्त है वो जम जाता है अपने आप ही, अगर ऐसा ना हो तो लगातार रक्त बहता रहेगा जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं उनका यही कार्य है कि अगर चोट लग जाती है, रुधिर निकलता है तो उसका थक्का जमाने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC। तो शरीर को ये जो WBC हैं ये एक तरह से शरीर का पुलिसमैन है। जिस तरह पुलिस हमारी रक्षा करती है उसी तरह ये भी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ऐसी कैपेबिलिटी है इनकी कि ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं ये, इसलिए जो है इनको हम पुलिसमैन भी बोलते हैं रक्त का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट द्रव्य अवयव की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? ये पीले रंग का तरल माध्यम है, ठीक है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं क्या होती हैं? निलंबित होती हैं। यानी जो ये 3 तरह की कणिकाएं हैं ये प्लाज्मा के अंदर गिरी हुई होती हैं, एक तरह से प्लाज्मा के अंदर जो है ये एम्बेडेड होती हैं और यह भोजन, CO2, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ इन सब का विलीन रूप से वहन करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि पहले प्लाज्मा है और प्लाज्मा जो है एक द्रव माध्यम है और इस द्रव माध्यम में इस तरह से RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है वो बिखरी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लसिका के बारे में। तो लसिका यह एक उत्तक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से निकलकर जो है अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि लसिका ये भी एक तरल उत्तक है, यह एक उत्तक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से, यानी जो हमारी नलियां हैं, धमनियां हैं, उनसे जो है जो ब्लड, एक कह सकते हो आप रिस कर जो उत्तकों के बीच में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लसिका कहते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह क्या होता है? यह रंगहीन होता है, क्योंकि ठीक है इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उत्तक से प्रवाहित हो संवहन में व शरीर को रोगमुक्त करने में यह सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। ठीक, यानी यह रोग मुक्त करने में सहायक है, तो इसीलिए यह एक जो है प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। सो अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और वर्कशीट क्लियर है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए मानव हृदय का चित्र आप इजीली वर्कशीट से देख के यहाँ से बना सकते हो। साथ में आपके NCERT जो बुक है उसमें भी ये चित्र गिवन है। धमनी और शिरा में बच्चों अंतर लिखना है। तो धमनी और शिरा में अंतर हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ से आप जो है बच्चों ये जो आंसर है ये लिख सकते हो इसका, धमनी और शिरा में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है? रुधिर के अवयवों के नाम लिखिए। तो ये रुधिर के अवयव हैं ठोस अवयव, द्रव्य अवयव। तो रुधिर कणिकाएं आप लिखोगे RBC, प्लेटलेट्स, WBC, इन सब का जो है आप कार्य भी लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो है हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हमने ये नहीं पढ़ा। हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है? ये रुधिर को लाल रंग देता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो कि एक श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि ये एक वर्णक है, रंग देने वाला है। नेक्स्ट है इसमें रुधिर के अवयव के कार्य, आपको भी यहाँ से रुधिर के अवयव के कार्य भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है कारण बताइए धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है। तो देखिए धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसको जो है सारे शरीर में रुधिर जो है भेजना होता है, इसीलिए इसकी भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ से धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड B पार्ट क्या है? शिराओं में वाल्व होते हैं। तो शिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? क्योंकि जो शिराएं हैं उनके अंदर रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए, ये आप आंसर लिखिए, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वाल्व होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लसिका क्या है? तो हमने अभी पढ़ा लसिका, ये जो है लसिका के बारे में इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ यहीं से आप बच्चों सारे आंसर इसके लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। सो आई होप बच्चों वर्कशीट आपको बिल्कुल क्लियर है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मच।